नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। तेलंगाना की राजनीति इन दिनों बड़ी उठापटक से गुजर रही है। बीआरएस के नेता और पूर्व सांसद के कविता ने हाल ही में पार्टी से बाहर निकल करके अपनी राह अलग कर ली है। एमएलसी पद से इस्तीफे के बाद अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। क्या वो नई पार्टी बनाएंगी या बीजेपी या फिर किसी और दल का दामन थाम लेंगी या फिर विपक्ष की राजनीति में अलग रास्ता वो चुनने वाली है। कि कविता इस समय हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। और मैम, सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में इस समय यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, पार्टी से आपने बाहर का रास्ता चुना है, साथ ही एमएलसी पद से भी इस्तीफा दिया, इन दोनों की ही जरूरत क्यों पड़ी? थैंक यू शिखा जी फॉर हैविंग मी। पहले से मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि बीआरएस एक नॉर्मल पार्टी नहीं है, एक आंदोलन से उठी हुई पार्टी है। तो सेपरेट स्टेट के लिए फाइट किया हुआ पार्टी है और ये टिपिकल पॉलिटिकल पार्टी का सेटअप नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे पूरे परिवार ने जो तेलंगाना के आंदोलन में काम किया है, तो पूरा परिवार के रिश्ते, इमोशंस, पॉलिटिकल करियर सारा कुछ मिला हुआ है। और इस पार्टी के लिए, इस आंदोलन के लिए पिछले 20 सालों से मैंने कंटिन्यूअसली काम भी किया है। माय स्वेट, माय ब्लड, एवरीथिंग वेंट इनटू द पार्टी। सो इन दिस बैकग्राउंड आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि 20 साल से काम करते आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन ये 20 सालों में हमने बहुत सारे गलत लोगों को भी कंट्रोल करते हुए, पार्टी को बचाते हुए, लीडर का नाम खराब ना हो, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए काम कर रहे थे। और आप जानते हो कि हर कोई बड़ा पॉलिटिकल पार्टी में बड़ा लीडर के पास एक इमीडिएटली कोठरी बन जाती है, जिसमें थोड़े चंद लोग जमा हो जाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के फायदा के बारे में सोचते हैं। ना उनको पार्टी की पड़ी है, ना लीडर को पड़ी है, ना जनता की पड़ी है। और ऐसे लोग अनफॉर्चुनेटली बीआरएस में भी थोड़े लोग जमा हुए हैं, तो उनके वजह से मुझे लगता है पार्टी में आज ये स्थिति आई है। आपका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, कविता जी, मैं आपसे पूछूं, लेकिन क्या संभावनाएं लगती है जिस तरीके से जो भी पार्टी का फैसला हुआ, जो आपके पिता का फैसला था और केटीआर की भी मौजूदगी है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि एक बार फिर से जो दिल्ली में अक्सर देखने को मिलता है, कांग्रेस पार्टी में वही है, बेटा बेटी, और ये पक्ष किसको मिलेगा, वो राजनीतिक जो पूरा समीकरण है किसके लिए सेट हो, शायद ये भी संभावित है, एक वजह हो सकता है कि पार्टी से बाहर का रास्ता आपको दिखाया गया? देखिए, हमारे हिंदुस्तान के घर घर में ये समस्या है कि हमेशा पेट्रियार्कल इश्यू आती है, तो विमेन को सेकंड दर्जा ही दिया जाता है, सेकंड ग्रेड सिटीजन का। वो अलग बात है। फिलहाल वो यहाँ का कारण नहीं है। यहाँ का कारण फिलहाल तो कोटरी है, और ये कोटरी में हमारे 2 कज़िन्स भी हैं, जिन्होंने पार्टी को बहुत नुकसान पहुँचाने के काम काम भी किया है, और मैंने जो मेरे पिताजी को एक इम्पोर्टेंट चिट्ठी लिखी थी, उनको उसको लीक करने का काम किया है। उसके बाद मेरे रेपुटेशन के ऊपर तरह-तरह के सवाल उठाए गए कि आप कौन होती हो फिर केसीआर साहब को क्वेश्चन करने वाली, ये वो। लेकिन ये तो इंटरनल कम्युनिकेशन था। इसको लीक करके एक कॉन्स्पिरेसी उन्होंने किया है, और एक कॉन्स्पिरेसी में मैं बहुत सीरियसली मानती हूँ कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी जी, कांग्रेस पार्टी के, इनका भी उनको मदद है। तो मैं मेरे पिताजी से और भाई से बस यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ऐसे लोगों को पहचानिए जो रेवंत रेड्डी जी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, और इनका इंटरेस्ट यही है कि हमारे परिवार एक साथ ना हो। परिवार को तोड़ दिया जाएगा तो इजीली पार्टी उनके हाथों में चला जाएगा। ऐसा उनका एक स्ट्रैटेजी है, एक स्कीम है, जिसको मैंने ओपनली बताया है। तो शायद पिताजी को लगा होगा कि इसको ओपन तरीके से बात नहीं करना है, तो उनको लगा होगा कि पार्टी को नुकसान हो रही है। खैर, जो भी है, उनका बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, तो मैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठाऊँगी। उन्होंने जो आदेश दिया है उसको पालन करूँगी मैं। तो जब उन्होंने कहा कि पार्टी से सस्पेंड कर रहे हैं, नोटिस मिला है, तो मैंने कहा फिर पार्टी से जो एमएलसी पद मिला है वो भी मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया, और पार्टी के मेंबरशिप के से भी मैं हट गई हूँ। जिस पार्टी के लिए 20 साल हमने काम किया है, और जिस पार्टी में हमारे सारे परिवार का खून पसीना भी है, रिश्ते भी है, अब उनसे दूर होने में थोड़ा तो दुःख है। बट देखेंगे, फेस करेंगे। सिचुएशन तो डिफिकल्ट है, बट आई विल फेस इट।
कविता जी, लेकिन आरोप आप पे ये भी लग रहे हैं कि आप अपने पिता की सत्ता को अपने हाथ में रखना चाहती थी, इसीलिए आपने ये आरोप लगाया। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो आपने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया, अगर आप चाहती तो उस पे आप बनी रह सकती थी, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये किसी इमोशनल कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है वहाँ की जनता के लिए। क्या आपको लगता है ऐसा है? या फिर ये जो बातें हो रही हैं उसमें कहीं भी सच्चाई है? ये एथिकल क्वेश्चन होता है ना, अगर पार्टी से आपको कुछ मिलता है पद, तो उसको छोड़ना है जब आप पार्टी छोड़ रहे हो, तो एथिकल बात है। चाहे तो मैं एमएलसी पद रख सकती हूँ, लेकिन मैं पावर के पीछे, सत्ता के पीछे भागने वाली होती तो ज़रूर रखती एमएलसी का पद। लेकिन मेरा इंटरेस्ट पावरफुल पोज़ीशन में आने का नहीं है। मेरा इंटरेस्ट ये है कि बीआरएस पार्टी जो हमारे फादर के खून पसीने से बनी है, वो पार्टी जो जनता के लिए काम करती है, वो इंटैक्ट रहे, उसमें अच्छे लोग हो। सबसे ज़्यादा हमारे फादर के जो पोज़ीशन है, उसके ऊपर कोई आँच ना आए, ये मेरा जी। सही इरादा है। और हमारे जो ये 2 कज़िन्स हैं, जो इस जिनमें से एक एक्स मिनिस्टर भी है, वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार में हुँ, लिप्त है और हुँ, उन्होंने हमारे पिताजी के ऊपर आँच आने के जैसा काम किया है। तो पिताजी का इमेज खराब होते हुए देख के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, इनको आउट जी। किया है। तो जब करप्शन के बारे में बाहर मैंने बताया, तो पार्टी ने इमीडिएटली मेरे ऊपर ये सस्पेंशन का डिसीजन लिया है। तो हुँ, देखते हैं, जनता भी है मेरे साथ, जनता भी देख हुँ, रहे हैं कि किस तरीके जी। से ये जल्दबाजी में किया हुआ है। तो लेट अस तो कविता जी, फिर राजनीतिक स्टेप अगला आपका क्या होने जा रहा है? क्या बीजेपी जॉइन करेंगी, अलग पार्टी बनाएँगी? क्योंकि कांग्रेस पे तो आप आरोप लगा ही रही हैं रेवंत रेड्डी पर। मैडम, बीजेपी को और मेरे डीएनए बिल्कुल नहीं जमता है, तो बीजेपी के साथ तो जी, हम बिल्कुल नहीं जाएँगे। कांग्रेस से भी बिल्कुल ही दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ दोनों भी नेशनल पार्टीज़ जो है रीजनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएँगे। एक रीजनल हुँ, पार्टी ही थी बीआरएस, जो तेलंगाना के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रही थी। तो हुँ, नेशनल पार्टी से तो मैं दूर हूँ, रीजनल पार्टी से भी अभी दूर हो चुकी हूँ, तो मुझे बैठ के सोचना है अभी, हमारे जितने भी वेल विशर्स हैं, उन सबके साथ मिल बैठ के फैसला लेंगे। अल्टीमेटली जी, मैं यही चाहती हूँ कि तेलंगाना की जनता का इसमें फ़ायदा हो, मैं जो भी डिसीज़न लेती हूँ। और मैं शिखा जी आपको ये कहना चाहती हूँ, हम औरतों पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, क्योंकि अगर कोई आदमी फेल होता है तो बोलते हैं कि वो फेल हो गया, लेकिन अगर कोई औरत फेल हो गई तो बोलते हैं कि औरतों को राजनीति करने नहीं आती है। तो पूरा तेलंगाना के औरतों के बोझ है मेरे शोल्डर के ऊपर, तो मैं फेल होके या ऑब्स्टेकल देख के पीछे नहीं हट सकती हूँ। मुझे मेरे बाद में जनरेशन्स में जो लड़कियाँ आएँगी राजनीति में, उनके लिए एक मिसाल बन के रहना है। तो इन सब के इंटरेस्ट में मैं फैसला लूँगी, ऐसे ही फैसला लूँगी। हुँ। कविता जी, अब राजनीति में एक लंबा आपका अनुभव रहा है। हमने देखा है महाराष्ट्र में भी पॉलिटिकल पार्टीज़ टूट रही है और जो दूसरी पार्टी उससे टूटती है, वो अपना दावा उस पर ठोकती है। हालाँकि ये बहुत जल्दबाज़ी शायद हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप कह रही हैं कि बीजेपी और आपका डीएनए नहीं मिलता, कांग्रेस पे तो आप वैसे ही आरोप लगा रही हैं। तो क्या पार्टी टूट की संभावनाएँ दिखती है आपको? या अगर लोग आपके साथ हैं वहाँ पे तो, जनाधार आपके साथ है? देखते हैं मैम कैसा होगा, फ्यूचर इज़ नॉट डिसाइडेड येट, वी हैव टू मेक इट। सो थोड़ा वक़्त लेंगे ज़रूर, लेकिन अच्छा डिसीज़न लेंगे, जनता के लिए हुँ। अपना डिसीज़न लेंगे। कविता जी, कैन आम आदमी पार्टी बी एन ऑप्शन फॉर यू? हालांकि जनाधार तेलंगाना में है नहीं उसका, लेकिन एज एन ऑप्शन देखती हैं क्या आप? देखिए, ऑन द ऑन द कॉन्ट्ररी टू द बिलीफ, आम आदमी पार्टी में मैं किसी को जानती नहीं हूँ। जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, मैं आज तक नहीं मिली हूँ, तो मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ। और जैसे आपने कहा है, आम आदमी पार्टी का नाम भी यहाँ लोग बहुत कम सुनते हैं। मेरे जो आरोप लगे थे उसके बाद में ज़्यादा सुनने लगे, तब तक तो यहाँ कोई जी। उनका हम्म। आइडेंटिटी नहीं है। हम्म। अच्छा, कविता जी, आपको नहीं लगता है कि आप चूंकि कहती हैं कि पिता केसीआर की सरकार में हरीश राव और संतोष कुमार ने भ्रष्टाचार किया, तो आप ये कबूल अगर करती हैं कि करप्शन हुआ है, और ऐसे में एज एन सीएम केसीआर जिम्मेदार क्यों ना आखिर माने जाए इस पूरे प्रकरण में? देखिए, केसीआर साहब की नीयत को यहाँ के लोग जानते हैं, और यहाँ का बच्चा-बच्चा जानता है कि केसीआर साहब पैसे के पीछे कभी नहीं भागते। अगर वो पैसे के पीछे भागते, तो तेलंगाना आज स्टेट नहीं होता। तो केसीआर साहब की नीयत बहुत साफ है। एक तो वो है, दूसरी बात, उन्होंने बहुत संघर्ष करके स्टेट को हासिल किया है। अम, हर एक क्या कैसे कह सकते हैं, उनके वो जब सोते-उठते भी तेलंगाना के बारे में सोचते हैं, तो तेलंगाना का डेवलपमेंट उनके लिए प्राइमरी है। तो फर्स्ट टर्म में जब हरीश राव साहब इरिगेशन मिनिस्टर थे, जब इनको पता चला पिताजी को भी इनके ग्राफ्ट के बारे में, तो अगले बार उनको हटाया दिया गया है उस पद से, उनको
एक 1.5 साल तक काली भी रखा था, उनको कुछ भी मिनिस्ट्री नहीं दिया था। तो केसीआर साहब हमेशा जस्ट लाइक एनी अदर लीडर, अगर कुछ गलती लगती है तो कंट्रोल करने का हर नेता तो कोशिश करता है। लेकिन अब जो कांग्रेस सरकार आई है, ये बिल्कुल हरीश राव साहब के साथ मिलके काम करती है। और अभी हाल ही में असेंबली चली थी, उसमें भी मुख्यमंत्री जो यहाँ के रेवंत रेड्डी साहब हैं, वो सिर्फ केसीआर को ब्लेम करते हैं, लेकिन हरीश राव को कुछ कहते नहीं है। तो इन दोनों की भी मिलीभगत है। हरीश राव और संतोष दोनों भी रेवंत रेड्डी के साथ मिलके हमारे पिताजी के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो यही बात मैंने ओपनली बोला है, तो अच्छा नहीं लगा पार्टी में। बट चलिए, होता हमेशा ऐसा ही है कि जो हार्ड वर्किंग और लोगों के बीच में रहने वाले लोगों को नेता के खान भरने के टाइम नहीं मिलता है, लेकिन जब कोटरी इनके आसपास रहती है, एसी कमरे में बैठ के नेता के पास जो बैठता है, ये तो हमेशा इनके खान करते रहते हैं। तो आज इनका चल गया, मेरे जैसे लोगों को बाहर कर दिया गया है, जो मैं हमेशा जनता में रहती हूँ, इश्यूज उठा। तो बस ये रिक्वेस्ट करूंगी मैं हमारे नेता से कि आप ऐसे लोगों से बच कर रहिए, ऐसे लोगों से पार्टी को बचा कर रखिए। अल्टीमेटली बीआरएस जैसा पार्टी स्ट्रांग होगा तो तेलंगाना के लोगों के लिए अच्छा होगा। कविता जी, 2 आखिरी सवाल क्विकली मैं आपसे ले लेती हूँ। पहला सवाल मेरा है कि हरीश राव, संतोष कुमार, पिता आपके केसीआर और भाई केटीआर ने एक पॉलिटिकल मैटर से ज्यादा ये पूरा जो पूरा मैटर लग रहा है मैम, वो फैमिली इशू ज्यादा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और क्या कारण है कि फैमिली ही आपके खिलाफ हो गई, एकदम से पिता ही खिलाफ हो गए? अब ये तो पिताजी ही बता सकते हैं कि कारण क्या है, जब वो बताएंगे तब बताएंगे। मेरे तरफ से मैं यही कह सकती हूँ कि पिछले 20 सालों में मैंने कभी भी पार्टी के खिलाफ या परिवार के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ कभी काम नहीं किया है। हमेशा और हमेशा हम रोड पे थे, काम कर रहे थे, इश्यूज उठा रहे थे, तेलंगाना के लिए लड़ रहे थे। जब सांसद भी थे तो संसद में भी आपने देखा होगा, लगातार तेलंगाना के इश्यूज के ऊपर ही हम बात करते थे। तो एंड ऑफ द डे मैं यही कहना चाहती हूँ, हर पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो, रोड पे बैठ के काम करने वाले कार्यकर्ता, नेता, इनका अलग एक सिस्टम होता है। और जो बड़े नेताओं के पास रहने वाले, कोठरी में एसी कमरे में बैठने वाले लोगों का और एक सिस्टम होता है। तो वो कोठरी को जब तक कंट्रोल और बैलेंस नहीं करेंगे तब तक मुश्किल होता है। यहाँ मैं तो डायरेक्ट शिकार हो चुकी हूँ कोठरी का, तो इसीलिए मैं पूरा एक्सप्लेन। जिस प्रोजेक्ट को लेकर के कविता जी आप सवाल उठा रही हैं, उस प्रोजेक्ट की सीबीआई जांच हो रही है, तो क्या उम्मीद है आपको? अब केसीआर, क्या आपको लगता है बेदाग साबित हो जाएंगे? बिल्कुल, केसीआर साहब बिल्कुल साफ सुथरा इस इन्वेस्टिगेशन से निकल के आएंगे, क्योंकि मैं उनको, उनकी बेटी हूँ, उनको जानती हूँ। उनको कभी भी पैसे के ऊपर इंटरेस्ट नहीं था, जब चाहे तेलंगाना के लिए लड़ रहे थे, चाहे गवर्नमेंट में थे। अल्टीमेटली उनका एक ही सपना था कि अलग राज्य बने, और जो राज्य बनेगा वो इंडिया में नंबर 1 साबित हो, हर एक इंडेक्स में आगे बढ़े स्टेट। और वो 10 साल जब सीएम थे, बहुत ही रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेके आए थे, उन्होंने अच्छा काम किया। मेरा दुख यही है कि इतने अच्छे काम करने वाले साफ सुथरे नेता को इन लोगों के निजी जो फायदा के लिए इन्होंने काम किया है, इनका जो बुरा काम है ये नेता के ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पार्टी से ऐसे लोगों को बेदखल करना चाहिए, नेता का इमेज साफ रखना चाहिए, पार्टी का इमेज साफ रखना चाहिए। यही मेरा डिमांड था। बट चलिए, आज का दिन उनका हो गया, कोटरी का चल गया, तो मैं बाहर हो गई। बट देखते हैं, होपफुली पार्टी विल क्लीन अप द मेस सम टाइम। कविता जी, लेकिन अगर गवाह बनने की जरूरत पड़ी तो क्या बनेंगी? अपनी फैमिली के खिलाफ जा पाएंगे क्या? Oh, you're saying if the investigation goes जी forward? जी, सीबीआई जांच में अगर आपको गवाह के तौर पर पेश किया जाए, क्योंकि आप इतना बड़ा आरोप आपने लगाया है, तो जाहिर है इसके पीछे वजह होगी, आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा, तो एक गवाह के तौर पर आप जाएंगी? मैं क्या बोल रही हूँ, लेट अस नॉट जंप द गन एंड सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। बट जो सच मैं जानती हूँ, मैंने जनता के सामने रखा है। शायद किसी को कड़वा लगा होगा, इसीलिए मेरे खिलाफ काम करके आज मुझे पार्टी से निकालने का काम किया है। लेकिन जब कोई पार्टी से निकालते भी है, वजह तो पूछना चाहिए। फांसी देने से पहले भी वजह पूछते हैं। यहाँ नोटिस भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, सीधा सीधा सस्पेंशन मिला। तो ऐसा एटीट्यूड तो चेंज होना चाहिए हर पार्टी में, बस ये मैं कहूंगी। और आगे चल के जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो विल थिंक अबाउट इट देन। लेकिन बातचीत की उम्मीद लग रही है अभी भी कविता जी? अगर बातचीत की जाए पिता द्वारा या भाई द्वारा, तो शायद संभावना है कि आप मान भी जाएं। दोबारा पार्टी ज्वाइन करने का भी विकल्प है क्या आपके पास? नहीं, ऐसा तो अभी नहीं लग रहा है, बिकॉज आई एम वेरी हर्ट। बिना पूछे, बहुत ही बड़ा ये तो इंसल्ट है कि कारण भी नहीं पूछा, सिर्फ बेदखल कर दिया सीधा सीधा। इसलिए मैंने इस्तीफा भी दिया है। तो फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है।
ठीक है कविता जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए और आपको आपके राजनीतिक सफर के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू शिखा जी। तो के कविता को इस समय आप सुन रहे थे और जो आरोप उन्होंने लगाए हैं और जो बातें घर के अंदर हुई, जो फैमिली इश्यूज हैं, वो निकल करके अब जनता के सामने आया है। इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच भी अब शुरू हो रही है, चल रही है और इसको लेकर के इस समय जो साउथ की राजनीति है वो कहीं ना कहीं गरमाई हुई नजर आ रही है।